हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम इसी एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, और टूल्स और टेक्निक्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, एंड लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये एक प्रैक्टिकल चैप्टर है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इसको थ्योरी के पर्पज़ से ही आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। और हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, वित्तीय विवरण क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी कंपनी, बिजनेस या पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वित्तीय व्यवस्था जो है उसकी कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है उसकी। ठीक है, उसकी जानकारी को लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम तैयार करते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एक फाइनल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पता होगा, आपने शुरू से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे बिजनेस के इनकम है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हमने एक्सपेंस किया है, ठीक है, क्या क्या हमारे खर्चे हुए हैं, कहाँ कहाँ से हमें इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, वो सभी हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, जिसमें कैश का जो है हम इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करते हैं। ठीक है, तो इनफ्लो, कैश इनफ्लो मतलब कि कहाँ कहाँ से हमारे पास हमारे बिजनेस में जो पैसा है वो आया है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे पैसा गया है। ठीक है, तो ये सभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में जो है शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसमें क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनकी इक्विटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनकी हम स्टेटमेंट्स जो है तैयार करते हैं। ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट, इसमें क्या होता है, जो हम वर्किंग नोट देते हैं, ठीक है, एंड में हम क्या करते हैं, एंट्री अगर हम कोई भी करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम नीचे जो है वर्किंग नोट देते हैं जो भी। ठीक है, वो सब जो है इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता ही होगा कि इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिति विवरण। ठीक है, बैलेंस शीट में हमारे पास हम एक तरफ जो एसेट को शो करते हैं और दूसरी तरफ हम लायबिलिटीज़ को शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, आगे इसमें है, उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, और किन किन को हम उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब हम उनको जो है एनालाइज क्यों करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कैश जो फ्लो स्टेटमेंट है वो होती है। ठीक है, हम उनको एनालाइज क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन की सही इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हम उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, मतलब कि जिससे हमें पता चल सके कि जो हमारा बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ठीक है, फ्यूचर में वो प्रॉफिट को जनरेट कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब स्टेटमेंट्स को जो है एक इनका जो है विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, ठीक है, कि किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मेज़र करने के लिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिजनेस जो भी होता है हमारा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसको जानने के लिए जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, फर्म और अन्य फर्मों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, मतलब कि इंट्रा फर्म होगी हमारी और इंटर फर्म होगी, ठीक है ना, इन दोनों की जो है आपस में कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इंट्रा फर्म और इंटर फर्म क्या होती है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है इसमें कि जो भी हमारा बिजनेस होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, ठीक है, या फिर कमाई क्षमता आप इसको बोल सकते हो, उसको मेज़र करने के लिए, ठीक है, कि फ्यूचर में जो हमारा बिजनेस है वो कितना हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या ऑब्जेक्टिव है इसमें, मैनेजमेंट को जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि जो बिजनेस है बिजनेस की अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेज़र करने के लिए, ठीक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्या है कि जो इंटरेस्ट है डिविडेंड है, ठीक है, उनके भुगतान करने की क्षमता का पता लगाने के लिए कि जो भी हमारा बिजनेस है हमारी कंपनी है वो इंटरेस्ट और डिविडेंड को पे करने में कितनी एफिशिएंट है, ठीक है। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्टूडेंट्स हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको हम किस किस तरह से किस किस टाइप से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली हमें 6 टाइप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है जिसमें एक्सटर्नल एनालिसिस, सेकंड है इंटरनल एनालिसिस, एंड थर्ड क्या है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एंड फोर्थ है वर्टिकल एनालिसिस, फिफ्थ क्या है इंट्रा फर्म एनालिसिस, एंड सिक्स्थ क्या है इंटर फर्म एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इसमें स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या होगा कि जो भी हमारे बिजनेस के हमारी कंपनी से बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो भी आउटसाइडर्स हैं वो इसमें एनालाइज करते हैं हमारे बिजनेस को, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो आउटसाइडर्स में हमारे पास यहाँ पे कौन कौन आएगा, हाँ जी, आउटसाइडर्स में हमारे पास फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, बैंक्स हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, ठीक है, वो सभी मतलब कि जो आउटसाइडर्स हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को और प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, ठीक है। तो सेकंड क्या है इसमें इंटरनल एनालिसिस, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इंटरनल एनालिसिस में क्या होता है जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं, ठीक है, जो इनसाइडर्स होते हैं वो इसमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ओनर्स हो गए, ठीक है, और ओनर्स हो गए और जो भी मैनेजमेंट है मैनेजमेंट के लोग हो गए, ठीक है, वो सभी जो है इसमें एनालाइज करते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसमें स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या होता है, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है इसको हम डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में स्टूडेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स की हम जो है कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स हम हॉरिजॉन्टल जो एनालिसिस होता है इसमें हम सेम आइटम्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसमें जो भी हमारी स्टेटमेंट बनती है उसको वो क्या कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनती है इसमें, ठीक है ना। और इसमें स्टूडेंट्स जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी वैल्यू मिलती है वो एब्सोल्यूट फिगर में, ठीक है, हमें मिलती है, ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर में और परसेंटेज में, दोनों में जो है हमें वो मिलती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट्स एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसी को जो है स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एसेट्स को लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो हमारी जो एसेट्स थी उसमें हमारे, तो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग यहाँ पे दी हुई है आपको, ठीक है। और 2020 में बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन 2021 में वैल्यू कितनी होगी, 50 लाख रुपए, ठीक है। और प्लांट की वैल्यू थी 5 लाख रुपए 2020 में, और 21 में हो गई 20 लाख, ठीक है। और मशीनरी जो है हमारे पास वो 2020 में उसकी वैल्यू थी 1 लाख की एंड 2021 में होगी 2 लाख की, ठीक है। और स्टॉक जो है स्टूडेंट्स वो 2020 में था 2 लाख का और 2021 में था वो 20 लाख का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सी को कैलकुलेट करना है, तो सी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए जैसे ही आप करोगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, जो बिल्डिंग है आपकी 40 लाख की, ठीक है, प्लांट जो है वो 15 लाख का और मशीनरी 1 लाख की और स्टॉक जो है 18 लाख का, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे डी हमें कैलकुलेट करना है, तो डी हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी डिवाइड बाय ए इंटू 100, ठीक है। 100 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास सी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में बिल्डिंग के उसमें हमारे पास सी कितनी है, वैल्यू कितनी है सी की, 40 लाख रुपए है, ठीक है। 40 लाख डिवाइड करेंगे उसको किससे, ए से करेंगे, मतलब कि 10 लाख से करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास यहाँ पे आएगा 400%, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें आपको कहने का मतलब बेसिकली यही है, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 सालों की, ठीक है ना, कि पहले साल में बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख है और दूसरे साल में 2021 में 50 लाख हो गई, ठीक है। और सी में हमने फाइंड क्या किया कि कितनी वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। और ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़े, ये घट भी सकती है, माइनस में भी हो सकती है ये, ठीक है। माइनस में होगी तो हम इसको डिक्रीज़ मानेंगे, ठीक है, कि जो प्राइस है वो पहले से कम हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 40 लाख रुपए से बढ़ गई है, ठीक है। और ये हमारी होते हैं स्टूडेंट, जो हमारा ये सी वाला पॉइंट है ये है हमारा एब्सोल्यूट फिगर, ठीक है। उसके बाद जो हमने डी को कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमने जो है परसेंटेज की फॉर्म में जो है दिखाया है, ठीक है। परसेंटेज की फॉर्म में इसमें शो किया गया है कि जो हमारी बिल्डिंग थी वो 400% से बढ़ गई है, ठीक है, पहले से 400% बढ़ गई है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स 2 टॉपिक्स कवर हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद है इसमें स्टूडेंट्स हमारा वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो वर्टिकल एनालिसिस में स्टूडेंट्स बेसिकली जो है इसका जो दूसरा नाम है वो है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक के नाम से भी, स्टैटिक एनालिसिस के नाम से भी हम इसको जो है जानते हैं, ठीक है। और जो वर्टिकल एनालिसिस होता है स्टूडेंट्स उसमें हम ओनली 1 ईयर की, 1 अकाउंटिंग ईयर की, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर की हम उसमें जो है स्टडी करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट जो वर्टिकल एनालिसिस होता है उसमें जो भी हमें चेंज जो मिलता है, ठीक है, जो भी वैल्यू मिलती है वो हमें ओनली किस में मिलती है, परसेंटेज फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें जो भी स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कौन सी स्टेटमेंट बनती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है इसमें बनती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स वर्टिकल एनालिसिस में हम डिफरेंट आइटम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम सेम आइटम्स को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट आइटम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ठीक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एसेट्स जो है दी हुई है, ठीक है, और 2021 में उनकी क्या वैल्यू है वो दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्या है कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू 2021 में कितनी है, 1 लाख रुपए, प्लांट की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपए, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 3 लाख, और फर्नीचर की वैल्यू भी कितनी है, 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब हमें जो हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट होती है स्टूडेंट्स उसमें हम जो है ओनली
एक साल का जो है डिफरेंस को, ठीक है, ओनली एक साल की हम चीज़ों को उसमें कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, एक साल की, ठीक है, और डिफरेंट आइटम्स को करते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है कि जो बिल्डिंग है हमारी वो टोटल का कितना % है, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 लाख, उसको डिवाइड करेंगे हम 10 लाख से। 10 लाख क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना हुआ है हमारा 10 लाख, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 10%, ठीक है। तो कहने का इसमें मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग है वो टोटल का 10% है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स को जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल में हम ऐसे चल रहे थे, ठीक है, लेकिन वर्टिकल में हम जो है नीचे की साइड को चलेंगे, ठीक है। सेकंड है इसमें प्लांट, तो ऐसे ही हम प्लांट की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। 3 लाख रुपए है, ठीक है। तो परसेंटेज कितना % इसमें चेंज हुआ है, 30%, मतलब कि जो प्लांट है वो टोटल का 30% है, ठीक है। स्टॉक भी 30 है और फर्नीचर भी 30 है, ठीक है। और टोटल तो यहाँ पे 100% ही आएगा, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको जो है वर्टिकल एनालिसिस अब अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे वर्टिकल एनालिसिस में कॉमन साइज स्टेटमेंट टॉपिक भी जो है आपका कवर हो गया है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे हम इसमें करेंगे टूल्स और टेक्निक्स, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट हमारा जो है इसी में ही कवर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टाइप है स्टूडेंट्स इंट्रा फर्म एनालिसिस, ठीक है। कि इंट्रा फर्म एनालिसिस में क्या हम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंट्रा फर्म एनालिसिस है उसको हम टाइम एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस, और हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। तो ट्रेंड मतलब कि इसमें जो है ट्रेंड्स चलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रा फर्म जो एनालिसिस होता है उसमें हम खुद की कंपैरिजन करते हैं खुद के साथ ही, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी बिजनेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हम अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, कि पिछले साल हमारी सेल्स कितनी थी, ठीक है, और अब के साल हमारी सेल्स कितनी है, ठीक है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्रा फर्म एनालिसिस, ठीक है। लेकिन जो इंटर फर्म एनालिसिस है उसमें क्या होता है, उसमें हम अपनी कंपैरिजन करते हैं दूसरे के साथ, ठीक है, कि इस साल हमारी सेल्स इतनी है, ठीक है, और हमारे कॉम्पिटिटर की सेल्स कितनी है, ठीक है। तो हम मतलब कि अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो है इंटर फर्म एनालिसिस, ठीक है। तो इंट्रा फर्म एनालिसिस में हम 2 साल या उससे ज़्यादा की स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो इंटर फर्म एनालिसिस है उसमें हम सिर्फ 1 साल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स इंट्रा फर्म एनालिसिस और इंटर फर्म एनालिसिस। और स्टूडेंट्स इंटर फर्म एनालिसिस को हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो हमारे पास इसमें बेसिकली 4 जो है इसमें टेक्निक्स दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, सेकंड है कॉमन साइज स्टेटमेंट, थर्ड क्या है रेशो एनालिसिस एंड फोर्थ क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, और वर्टिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो आई होप कि आपको इनके बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा अब, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट में, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो में, ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो उनको हम इसमें शो करते हैं, ठीक है, कि कितना पैसा गया हमारा और कितना पैसा आया, ठीक है, कैसे पैसे का जो है लेन देन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होगी, ठीक है। आगे इसमें क्या बचा है रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस क्या होता है हमारे पास, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो रेशो एनालिसिस जिसको हम अनुपात विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। तो रेशो एनालिसिस में इसका यूज़ भी हम जो है स्टूडेंट्स कंपनी की जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है रेशोज़ को कैलकुलेट करते हैं, रेशोज़ को फाइंड करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो रेशोज़ में हमारे पास इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं रेशोज़ के, लिक्विडिटी रेशो होगी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होगी, ठीक है, बाजार संभावना अनुपात हो गया, ठीक है,
शोधन क्षमता अनुपात हो गया, ठीक है, कवरेज रेशो होगी, ठीक है, जैसे कि हमारे पास, और एफिशिएंसी रेशो होगी, ठीक है। तो ये कुछ रेशोज हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। इस लेसन में से आपके पास 4 जो नंबर के क्वेश्चंस हैं वो ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है एक, ठीक है। तो आगे ये हो गए स्टूडेंट्स इसके टूल्स और टेक्निक्स, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो क्या है, वो है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 7 जो है लिमिटेशंस दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हिस्टोरिकल एनालिसिस, ठीक है, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो हिस्टोरिकल एनालिसिस के ऊपर बेस होती है, हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर बेस होती है, ठीक है, जो इसकी जो है एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, क्वालिटेटिव जो एक्सपेक्ट्स होते हैं उनको इसमें इग्नोर किया जाता है, ठीक है, जो गुणात्मक होते हैं, ठीक है। और थर्ड इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है कि मे नॉट बी यूजफुल इन फोरकास्टिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो फोरकास्टिंग में ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन विद अदर फर्म्स, ठीक है, एक फर्म की दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करने में जो है इसमें डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्या है, अफेक्टेड बाय लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी लिमिटेशन से भी ये अफेक्ट होता है, ठीक है। सेवंथ क्या है, अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस ऑफ एनालिटिक्स, ठीक है, कि जो एनालिटिक्स होता है उसके पर्सनल जो बायस होती हैं, बाधाएं होती हैं, ठीक, उनके कारण भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है एनालिसिस जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स इसकी कुछ लिमिटेशंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रैक्टिकल जो चैप्टर्स होते हैं उनको थ्योरी के पर्पस से ही कवर करवाती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है बोल सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में ऑल के ऑप्शन पे भी जो है क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तो एंड तब तक थैंक यू सो मच।